औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। छठी वीडियो है फाइनेंस बिल 2020 की इनकम टैक्स अमेंडमेंट से मुतालिक। आज की डिस्कशन हमारी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी से मुतालिक है। कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी में जो बजट में अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, दिस इज इन रिलेशन टू डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रीवियसली बिफोर द बजट it was the disposal of immovable property in the form of open plot and the disposal of immovable property in the form of the constructed property। अब जो है वो बहरहाल ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और जो है वो ओपन प्लॉट का जो टैक्सेशन का मैकेनिज्म या फिर एक बहरहाल उसके रेट वो सारे जो है वो यकजा कर दिए गए, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है टाइटल एस्टेब्लिश किया गया है इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस different titles for immovable properties in the form of the open plot in the form of the constructed property। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कैपिटल गेन आता क्यों है। अगर कोई एसेट का डिस्पोजल हो और वो एसेट जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता हो, तो उस सूरत हाल में इसके ऊपर जो गेन कैलकुलेट होगा इसको कहा जाता है कैपिटल गेन। अब जो है वो कैपिटल एसेट कैसे पता चलता है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 37 सबसेक्शन 5 में दी गई है। हर वो एसेट जो कि जो है वो एक्सक्लूजन में फॉल ना करता हो 37 सबसेक्शन 5 के, वो होता है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट जो है वो आपकी कोई जिंदगी में अर्निंग के लिए माविन भी हो सकता है कि इससे कोई अर्निंग ना भी हुई हो। कैपिटल एसेट की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इररिलेवेंट है। कैपिटल एसेट का शुमार इस तरीके से होगा कि ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ 37.5 में नहीं आता। 37.5 में नेगेटिव लिस्ट में क्या आता है, डिप्रिसिएबल एसेट जो है वो एक्सक्लूडेड है, अमोर्टाइजेबल एसेट एक्सक्लूडेड है, स्टॉक्स एंड शेयर जो है वो एक्सक्लूडेड हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर जो है वो एक्सक्लूडेड हैं, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो एक्सक्लूडेड है, और जो है वो पर्सनल मूवेबल एसेट एक्सक्लूडेड हैं सिवाय चंद एक के जो कि जो है वो बेसिकली जो है वो 38 सबसेक्शन 5 में लिखे हुए हैं। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को अगर सही तरीके से समझना हो तो 37 सबसेक्शन 5 और 38 सबसेक्शन 5 को पढ़ा जाएगा तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो कैपिटल एसेट के अंदर जो एसेट हमने गिने हैं उसके अंदर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है, और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर देंगे जो कि डिप्रिसिएबल होगी। यानी कि अगर डिप्रिसिएबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये शायद जो है वो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकती है फॉर एग्जांपल, कि या कोई ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर आपने अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटीज रन की हुई हो, तो फिर डिप्रिसिएशन जो है वो क्लेम होता है बिल्डिंग के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%, और जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर आपने डिप्रिसिएशन 10% क्लेम किया वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। अब कैपिटल एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतालिक जो था वो बहरहाल जो है वो इस बजट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट के प्रोसेस से गुजरा है। अमेंडमेंट ये कि कैपिटल एसेट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि प्रीवियसली जो है वो ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी में डिवाइडेड था, अब इसको जो है वो यकजा करके इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल दिया गया है और अकॉर्डिंगली जो है वो इसके रेट्स और इसकी एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी को रेशनलाइज किया गया है। अच्छा, डिस्पोजल की जो डेफिनेशन होती है वो निकलती है सेक्शन नंबर 75 से। उसके अंदर ये है कि आपने सेल कर दिया वो तो डिस्पोजल होता है, गिफ्ट में किसी को दे दिया वो भी डिस्पोजल है, किसी का इंतकाल हुआ और सक्सेशन और विल के अंदर जो है वो इसकी कोई जो है वो बेसिकली जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो वो भी जो है वो डिस्पोजल में आया। एक्सचेंज किया यानी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, बार्टर हुआ वो भी डिस्पोजल में है। कैंसिलेशन हुई यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो है वो बाईबैक की स्कीम अनाउंस हुई, आपने अपने शेयर जो है वो बाईबैक की स्कीम के अंदर सरेंडर किए, वो शेयर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं अंडर द कॉर्पोरेट लॉ, वो भी जो है वो डिस्पोजल में शुमार होगा। अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, वो प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम हुए तो वो भी बारह जो है वो डिस्पोजल के डेफिनेशन में जो है वो आ जाता है। तो डिस्पोजल जो है वो इस तरीके से वर्कआउट होगा जो कि सेक्शन 75 में लिखा हुआ है। अब ये डिस्पोजल और कैपिटल एसेट ये ट्रांजेक्शन को अगर स्ट्रक्चर करते हैं तो उस सूरत हाल में इसके ऊपर जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा, अब कैपिटल एसेट की जो टैक्सेशन पर्पस के लिए कैटेगराइजेशन है वो इस तरीके से है कि आप या तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या फिर एक आप जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या फिर एक आप कोई और एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो जैसे कि ज्वेलरी है, पेंटिंग है, एंटीक है। ये वो वाले जो है वो एसेट हैं जो कि ऑल्दो पर्सनल है बट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड।
अच्छा, मैनर ऑफ टैक्सेशन के लिए लॉ ने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जब आप अपना कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ करें तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन का मामला है या ये जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम का मामला है। पिछली वीडियो में आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ कि सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इसके लिए सेपरेटली जो है वो रेट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो इसका सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन का टाइटल बनता है। तो बेसिकली डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गेन के ऊपर, कैपिटल एसेट के ऊपर हमें जो है वो टैक्सेबिलिटी इस तरीके से वर्कआउट करनी है कि ये सीजी जो है या तो ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा या ये सेपरेट ब्लॉक बनेगा। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक के लिए लॉ ने कहा हुआ है कि कौन कौन से जो है वो सेपरेट ब्लॉक होते हैं। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर एक सिक्योरिटीज ऑफ सेक्शन 37A और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ 37(1)A। अच्छा, फिर जो इसके बाद जो बचे इन दोनों के अलावा वो सारे के सारे जो है वो बेसिकली जो है वो पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल बेसिस टैक्सेशन। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताबिक इस बजट में अमेंडमेंट है। बाकी जो ये वाला जो है वो 37(1)A और ये दोनों नो चेंज, और इसके अंदर 12 जो है वो बजट में चेंजेस आएंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ between open plot and constructed plot is done away for the purpose of taxability. The extent of taxability of capital gain shall remain be with reference to holding period, whereas the rate of separate block taxation shall remain be with reference to the amount of gain. रिवाइज टेबल जो है वो इन पर्पजेस के लिए जो है वो बयान किए गए हैं। मेन जो डिफरेंस आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि आपका डिस्टिंक्शन ओपन प्लॉट का और जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ये बहरहाल खत्म हो गया, और फिर इनकी एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी में भी रिलैक्सेशन दी गई है और इनकी जो है वो रेट्स में भी रिलैक्सेशन दी गई है। अच्छा, फिर इसके अलावा 114AA एक क्लॉज जो है वो पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको हम डिवेलिंग हाउस कहते हैं उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो वन टाइम आपके लिए एग्जाम्पशन है, यानी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये एग्जाम्पशन मिलेगा, और ये जो है वो 2021 की यानी कि टैक्स ईयर 2021 की डिस्पोजल के ऊपर अप्लीकेबल होगा। ये बंदा लाजमी तौर पे जो कि डिस्पोज ऑफ करने वाला है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, और ये उस कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगा जो कि बेसिकली इस क्लॉज के अंदर लिखी हुई है। अब ये कंडीशन जो है इस क्लॉज में जाके देखी जा सकती है, जिसका जो है वो इस तरीके से खुलासा बनता है कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा ये एग्जाम्पशन क्लेम करनी है। अगर जो है वो ये फ्लैट है तो 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा, अगर घर है तो 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होगा, और यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपके नाम पे होंगे। तो ये जो है वो शराइत अगर आपने पूरी कर ली तो उस सूरत हाल में ये ड्वेलिंग हाउस की जो है वो डिस्पोजल टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड से आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा जो मैंने आपसे तस्करा किया कि कैपिटल गेन की टैक्सेशन के ऊपर दूसरा जो है वो सेपरेट ब्लॉक का मामला बनता है 37A की सिक्योरिटीज़ का, जो कि जो है वो बहरहाल इस तरीके से होंगी कि ये पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज ऑफ 37A जो है वो ये है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी है, मुदाबा सर्टिफिकेट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल है, ऑफ रिडीमेबल कैपिटल है, डेट सिक्योरिटी है जो कि सेक्शन के अंदर डिफाइन है, और वॉचर्स ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के वॉचर्स मतलब वन ऑफ द ओल्ड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो कि नॉन वोटिंग शेयर्स हैं। और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है कि ये टीमेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, के फ्यूचर्स हैं, और ये PSX के फ्यूचर्स हैं। इनकी टैक्सेशन 5% पे होती है सेपरेट ब्लॉक पे, इनकी टैक्सेशन 15% पे होती है। ये बहरहाल इस बजट में कोई अमेंडमेंट के प्रोसेस से नहीं गुजरा, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, फिर जो दूसरे जो है वो कैपिटल एसेट बचे लाइक जो है वो ज्वेलरी है, शेयर को प्राइवेट कंपनीज हैं, ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेंगे, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो भी रेट अप्लीकेबल हो रहा है उसके तहत जो है उसकी टैक्सेशन हो जाएगी। इसमें भी बजट में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की गई। तो अब खुलासा इस तरीके से निकला कि एग्जिस्टिंग सिनेरियो तो ये है कि ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्टिंक्शन करेंगे, और इसकी बेसिस पे जो है वो टैक्सेशन की एक्सटेंट और टैक्सेशन के रेट निकलेंगे। और अगर जो है वो बजट के अंदर देखा जाए तो उस सूरत हाल में सिंगल जो है वो
डिस्क्रिप्शन होगा प्रॉपर्टी का, चाहे वो ओपन प्लॉट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो, तो उसका नाम होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फर्दर मोर अभी आपने मेरे साथ देखा कि एग्जेम्पशन ऑफ रेजिडेंशियल, और ये वन टाइम है, एक मेजर इंसेंटिव इस बजट के अंदर दिया गया है। अच्छा, अब रेट इस तरीके से है कि ओपन प्लॉट के ऊपर, यानी कि टैक्स ईयर 2020, यानी कि जो है वो मिसाल के, यानी कि ये बात के बजट से पहले अगर जो है वो एक साल की होल्डिंग पीरियड है तो 100% जो है वो टैक्सेबल होगा। अगर एक साल से 8 साल की होल्डिंग पीरियड है तो 75% टैक्सेबल होगा, और 8 साल से जायद है तो उस सूरत हाल में 0% की टैक्सेबिलिटी होगी। यानी कि होल्डिंग पीरियड आपका एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी बताएंगे। ये था बजट से पहले की बात ओपन प्लॉट के बारे में। अच्छा, और अगर जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्लॉट की बात करें तो उस सूरत हाल में एक साल का होल्डिंग पीरियड तो 100%, एक से 4 साल का होल्डिंग पीरियड तो 75%, और 4 साल से जायद हो तो 0%। तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द होल्डिंग पीरियड ऑफ द एसेट, और जो है वो 4 साल के बाद 0 हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के केस में, और जो है वो ओपन प्लॉट के केस में 8 साल के होल्डिंग पीरियड के ऊपर 0% हो जाता था। अब बजट में क्या जो है वो सूरत हाल आई, ये है 2020 और 21। अगेन जो है वो होल्डिंग पीरियड इज द बेंचमार्किंग फॉर डिसाइडिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें ये हो गया कि चाहे वो ये ओपन प्लॉट हो या फिर ये कंस्ट्रक्टेड हो, एक साल का होल्डिंग पीरियड तो 100%, एक से 2 साल तो 75%, 2 से 3 साल तो 50%, 3 से 4 साल तो 25%, और 4 साल जो है वो से जायद अगर जो है वो मामला हुआ तो 0%। तो ओपन प्लॉट के ऊपर एक मेजर कंसेशन हमें नजर आ रहा है कि पहले 8 साल के ऊपर जो है वो ये 0% होता था, अब ये 4 साल के ऊपर 0% हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से रेट के बारे में मामला, रेट का जो है वो शुमार इस तरीके से होता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द गेन। अगर जो है वो 5 मिलियन तक का जो है वो गेन है तो उस सूरत हाल में बजट से पहले गेन ऐसे निकालते हैं कि हमने जो है वो कंसीडरेशन रिसीव को माइनस किया है बेसिकली कॉस्ट से, और फिर कंसीडरेशन रिसीव के लिए इसके ऊपर जो है वो हमें वैल्यूज को देखना पड़ता है ऑफ सेक्शन 68। उसकी बेस पे जो है वो 12 जो है वो हम कंसीडरेशन रिसीव निकालते हैं, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो गेन निकल आएगा। द साइज ऑफ द गेन इज द बेंचमार्किंग ऑफ द फ्लैगिंग टू डिसाइड अबाउट द एप्लीकेबल रेट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। 5 मिलियन तक जो है वो अगर गेन है तो उस सूरत हाल में 5% रेट था, आधा कर दिया गया यानी 2.5%। 5 से 10 मिलियन का गेन है तो 10% था, अब ये 5% हो गया। और जो है वो 10 से 15 मिलियन का था तो 15% था, 7.5% कर दिया गया। और जो है वो अगर 15 मिलियन से जायद है गेन तो उस सूरत हाल में 20% था और इसको 10% कर दिया गया। ये प्रोपोज रेट जो है वो हाफ ऑफ एग्जिस्टिंग रेट है। ये जो है वो हमारी कैपिटल गेन की अमेंडमेंट से मुतालिक डिस्कशन। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।